हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है करियर मंत्रा ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि आप लोग अभी आप लोगों के साथ साथ पूरी जनता के साथ साथ पूरा देश के आम चुनाव में व्यस्त था, मस्त था और अब आप लोग फ्री भी हो गए होंगे, हम लोग भी फ्री हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि बड़े चुनाव का आनंद भी लिए होंगे और स्वस्थ और मस्त भी होंगे और आपका पठन पाठन भी अपने समय दर समय पे चलता रहा होगा। ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं, क्योंकि ये आपका जो मूल काम है, चाहे जो भी काम आ जाए, उन सबसे बेहतर और सबसे ऊपर ये आपका काम है। जब इस अपने वर्क को हर कामों से ऊपर रखेंगे तभी आपकी सफलता चार चांद लगाएगी। तो चलिए, आज हम लोग ज्योग्राफी की, इसके पहले आपकी उपराष्ट्रपति की वीडियो पड़ी थी अभय सर के द्वारा, और उसके पहले तो ज्योग्राफी और पॉलिटी की कंटिन्यू पढ़ रही है। आज हमारी जा रही है ज्योग्राफी का ये जो क्वेश्चन है, और ये आपका पृथ्वी की गतियों से संबंधित टॉपिक चल रहा है, उसी का आज शेष प्रश्न आपके सामने आएगा। और इसके बाद पुनः जो है सैटरडे को उम्मीद है कि आपका जो है पॉलिटिक का जो उपराष्ट्रपति का टॉपिक है, उससे जो शेष पार्ट है वो उसका बन जाएगा और संडे को दूसरा पार्ट जाएगा। तो इस तरह से कंटिन्यूस करके अब चलता रहेगा और जल्द ही आप लोगों के सामने रीजनिंग और मैथ की भी क्लासेज इस चैनल पर आपको मिलेगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का। ये पहला प्रश्न, निम्नलिखित, जैसा कि आप बैक देख लीजिए, भूगोल, पृथ्वी की गतियाँ, ये टॉपिक आपका चल रहा है। इसी टॉपिक को लेकर के हम लोग, इसके पहले जो वीडियो बनी है और उसकी शेष पार्ट की वीडियो आज है, शेष क्वेश्चन आज है। और आज के क्वेश्चन में मुझे उम्मीद है कि लगभग पूरा हो जाएगा। मुझे लगेगा कि कुछ क्वेश्चन बच गए हैं जो आपके सामने जाना चाहिए, तो निश्चित रूप से एक वीडियो के साथ और आऊँगा, नहीं तो इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक लेकर के हम आएंगे। चलिए तो आज के सेशन का ये पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से 21 जून को शीतकालीन अयनांत किस गोलार्ध में होता है? आपसे ये पूछा है, शीत अयनांत की बात कर रहा है और ये बात कर रहा है किस अयनांत में, ठीक? तो शीत अयनांत की बात कर रहा है कि यह किस गोलार्ध में होगा, और इसका क्लू आपको मिलेगा कहाँ? यहाँ से 21 जून को आपको ये देखना होगा कि 21 जून को सूर्य कहाँ पर है। जहाँ पर 21, जिस गोलार्ध में 21 जून को सूर्य होगा, उसके विपरीत वाले गोलार्ध में शीत अयनांत होगा, और जिस गोलार्ध में सूर्य होगा उस गोलार्ध में शीत अयनांत नहीं होगा बल्कि ग्रीष्म अयनांत होगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखिएगा, ये पूछ रहा है 21 जून को, तो ये आपका भूमध्य रेखा है, ये आपकी कर्क रेखा है और ये आपकी मकर रेखा है। तो यहाँ पर सूर्य आपका होता है, यहाँ पर सूर्य होता है 21 जून को। तो 21 जून को सूर्य होता है, तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में कौन सा होगा? ग्रीष्म अयनांत होगा, ग्रीष्म अयनांत होगा, ठीक है दोस्तों? तो आपसे पूछ रहा है शीत अयनांत कहाँ पर होगा, तो इस गोलार्ध में शीत अयनांत होगा। शीत अयनांत कहाँ पर होगा? दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है दोस्तों? तो दक्षिणी गोलार्ध में होगा, तो ये दक्षिणी गोलार्ध देखिए, आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बी होगा। तो बिल्कुल आपका उत्तर बी सही है। चलिए, तो आज का उत्तर आपका बी होगा पहले क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज थोड़ा सा हम लोग सेशन को जल्दी करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा पूरी वीडियो नहीं एक पे आ पाती, इसलिए हम लोग तेजी से करेंगे। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहा है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये क्या होगा?
ठीक है, तो ये देखिएगा दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में कब होता है सूर्य? दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को होता है। ठीक, तो 22 दिसंबर को होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में कब होगा सबसे बड़ा दिन? तो कब होगा? 22 दिसंबर को हो तो 22 दिसंबर का होगा आपको। जिस गोलार्ध में सूर्य की सिचुएशन होगी उस गोलार्ध में बड़ा दिन होगा और उसके अपोजिट वाले गोलार्ध में छोटा दिन होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? बड़ा दिन 22 दिसंबर को होगा आपको दक्षिणी गोलार्ध में। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन। अब देखिए दक्षिणी गोलार्ध में पूछ रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में छोटे दिन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में छोटे दिन की बात कर रहा है। ठीक, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? कहाँ पर है? यहाँ पर सूर्य होगा तब यहाँ पर छोटा दिन होगा। ठीक, तो कब होगा? यहाँ पर छोटा दिन। ठीक, तो सूर्य यहाँ पर है, सूर्य यहाँ पर यानी, और यहाँ पर आपका सूर्य यहाँ पर, तो कब होगा? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटे दिन की बात कर रहा है दोस्तों। तो इसका मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में जब बड़ा दिन होगा, यहाँ पर क्या होगा? बड़ा दिन होगा। यहाँ पर बड़ा दिन तो यहाँ पर छोटा दिन। तो यहाँ पर ये बड़ा दिन कब होगा? 21 जून को होगा। तो यहाँ पर छोटा दिन कब होगा? 21 जून को होगा। जब यहाँ पे बड़ा दिन होगा तो यहाँ पर छोटा दिन होगा, यहाँ पे बड़ा दिन होगा तो यहाँ पर अपोजिट चलता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन था? 21 जून। आपका उत्तर डी होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं आज के सेशन का। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन पूछ रहा है। अब उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन पूछ रहा है, तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कॉन्सेप्ट आप लोग जान ही गए हैं। यहाँ पर आपका उत्तर होगा 21 जून। 21 जून को सूर्य कहाँ पर होगा? उत्तरी गोलार्ध में होगा, और जिस गोलार्ध में सूर्य होगा उसी गोलार्ध में क्या होगा? दिन बड़ा होगा। तो पूछ रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, तो उत्तरी गोलार्ध में कब होता है? 21 जून को होता है, तो 21 जून को सबसे लंबा दिन होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं आज के सेशन का। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन। अब ये पूछ रहा है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन, इसका मतलब कि सूर्य कहाँ पर है? दक्षिणी गोलार्ध में है। दक्षिणी गोलार्ध में होता कब है? 22 दिसंबर को। जब 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य होगा तो दक्षिणी गोलार्ध का बड़ा दिन होगा, तो उत्तरी गोलार्ध का छोटा दिन होगा, यानी 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर को देखिए ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो 22 दिसंबर को आपका उत्तरी गोलार्ध का छोटा दिन होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं आज के सेशन का। निम्नलिखित में से कब सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होता है? सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात, निम्नलिखित में से कब सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात? कुछ कॉन्सेप्ट आपके पास है, कुछ क्लू आपके पास है, लेकिन कुछ क्लू आपको अपने दिमाग से लगा। छोटे दिन की बात कर रहा है, लंबी रात की बात कर रहा है, तो यहाँ पर उसके ऑप्शन से यहाँ पर देखिएगा 22 दिसंबर ही है। 22 दिसंबर को कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध में। ये सिचुएशन उत्तरी गोलार्ध की है, उत्तरी गोलार्ध की है। यह भी सिचुएशन उत्तरी गोलार्ध की है, उत्तरी गोलार्ध। ठीक, कब है? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर। ठीक है दोस्तों, तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होगी दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं आज के सेशन का। निम्नलिखित में से किस गोलार्ध का देश है भारत? अब भारत के बारे में पूछा गया है कि किस गोलार्ध का देश है भारत का। इसको जानने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। इसका अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार आपको जानना पड़ेगा, देशांतरीय विस्तार। ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार इसका होता है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, और देशांतरी विस्तार होता है
68 डिग्री 68 डिग्री 7, 68 डिग्री 6, 68 डिग्री 6 से लेकर 97.25 सॉरी 68 डिग्री 68 डिग्री 7 से लेकर के 97 डिग्री 25 ये आपका है, ये आपका है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये है 97 डिग्री 25, ठीक। तो आपको ये देखना है कि ये इसका अक्षांशी विस्तार जो है, अक्षांशी विस्तार कहाँ पर है भैया, ये 0 के आगे है, यानी ये बता रहा है अक्षांशी विस्तार के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध बता रहा है, ठीक है। और देशांतरी विस्तार के हिसाब से ये जो है ये आपका ईस्ट है, यह भी ईस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, यह भी नॉर्थ है। इसके हिसाब से बता रहा है पूर्वी गोलार्ध में, ठीक। तो अक्षांशी के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में, देशांतरी विस्तार के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में है। इसका मतलब कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध का देश है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध का देश है। कौन सा उत्तर होगा, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध, ये आपका ऑप्शन बी सही है, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन आपके 7 का बी सही है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को सूर्य और पृथ्वी के मध्य सबसे कम दूरी होता है? 2 सबसे कम और सबसे, ये मान लीजिए सूर्य है, ये आपका सन है, इसके चारों ओर पृथ्वी ये गति करती है। तो सबसे कम दूरी, ये मान लीजिए पृथ्वी की सबसे कम दूरी, ये पृथ्वी की सबसे अधिकतम दूरी। तो ये वाली दूरी को, इस वाली दूरी को कहा जाता है, इस वाली दूरी को कहा जाता है उपसौर, और इस वाली जो अधिकतम दूरी है, इस वाली दूरी को कहा जाता है अपसौर, ठीक। क्या कहा जाता है, अपसौर। ये होता है 4 जुलाई और उपसौर की घटना होती है 3 जनवरी को, ठीक है। कब होती है, 3 जनवरी को, ठीक है। तो ये आपका उत्तर क्या होगा, सबसे कम दूरी की बात कर रहा है, यानी उपसौर की बात कर रहा है, यहाँ पर होगा सबसे कम दूरी आपका, इसी को कहा जाता है उपसौर, ठीक। और ये होता है आपका 3 जनवरी को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं आज के सेशन का। लीप वर्ष उसे कहा जाता है जो सन 4 से विभाजित हो जाए, वह वर्ष कितने दिन का होता है? कह रहा है कि लीप वर्ष उसे कहा जाएगा जो 4 से विभाजित हो जाए, उसे तो लीप वर्ष कहा जाएगा। लेकिन जो सन 4 से विभाजित होगा, जिसको लीप वर्ष कहा जाएगा, वो साल, वो सन नहीं, वो वर्ष कितने दिन का होगा? क्या 365 दिन का होगा, कि 360 दिन का होगा, कि 366 दिन का होगा, कि 365 दिन का होगा? देखिए जो सामान्य वर्ष होता है, जो सामान्य वर्ष होता है, यह होता है दोस्तों 365 दिन का, ठीक है दोस्तों। और जो लीप वर्ष होता है, यह होता है दोस्तों 366 दिन का, ठीक है। ये तो क्या उत्तर होगा, ये आपका लीप वर्ष 366 दिन, ये उत्तर हुआ आपका। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। आज के सेशन का नेक्स्ट प्रश्न ये है, मध्य रात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है? मध्य रात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 10। इसको आप लोग थोड़ा सा देखते भी रहिए और साथ साथ कमेंट वगैरह भी करते रहिए। और आप लोगों से एक गुजारिश है, एक निवेदन है, एक आप छोटे भाइयों का बड़े भाइयों के प्रति एक स्नेह भी है कि आप लोग, हम लोगों का सहयोग यही है, स्नेह यही होगा कि लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और अपने उन दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट करिएगा
जो आपसे जुड़े हुए हैं, ताकि लोग चैनल से जुड़े और उनको हम लोगों की वीडियो का लाभ अधिक से अधिक मिले और उन लोगों के एफर्ट का, उन लोगों के सहयोग का लाभ अपने चैनल को भी मिले, अपनी संस्था को भी मिले। चलिए, तो ये प्रश्न है आप 10वां क्वेश्चन, इसके लिए आप लोग थोड़ा सा देखें कि क्या होगा, इसको कमेंट करने का प्रयास करिए। ठीक, क्या सूर्यास्त होगा? मध्य रात्रि का सूर्य कहने वाला सूर्यास्त होगा या उदीयमान सूर्य होगा? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त तक चमकना होगा या इनमें से कोई नहीं होगा? क्या होगा दोस्तों, इसको आप लोग बताने का प्रश्न करिएगा, कोशिश करिएगा। लेकिन मैं इसका उत्तर बता रहा हूं, इसका उत्तर आपका सी होगा दोस्तों। सूर्य का ध्रुवीय वृत्त तक चमकना, यानी ध्रुवीय वृत्त में ध्रुवीय वृत्त में चमकना। जब ध्रुवीय वृत्त में सूर्य चमकता है, उस कंडीशन को मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में मध्य रात्रि सूर्य को देखा जाता है? निम्न में से किस क्षेत्र में मध्य रात्रि सूर्य को देखा जाता है? क्या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में देखा जाता है, कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में देखा जाता है, कि आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र में देखा जाता है, कि चंद्र ग्रहण के समय देखा जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा, जब मध्य रात्रि की बात है, जब दोनों ध्रुवों पर वह सूर्य चमके, वह कंडीशन क्या होता है? मध्य रात्रि का होता है। तो ये उत्तर आपका सी होगा। ठीक है, क्या उत्तर होगा? सी होगा दोस्तों। चलिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों, और जो भी प्रश्न है निश्चित रूप से बहुत ही मार के बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बहुत सारी परीक्षाओं में आगे भी आपको सामना करना पड़ेगा। इसका विश्लेषण करिएगा, एनालिसिस करिएगा और मनन के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ इसको, प्रश्न को पढ़ने का, एक एक ऑप्शन पर एनालिसिस करने का प्रयास करिएगा। निश्चित रूप से आपको बहुत ही बेहतरीन लाभ मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं आज के सेशन का। चारों गोलार्ध में किस महाद्वीप का क्षेत्र विस्तृत है? चारों गोलार्ध, 4 गोलार्ध है आपका, ये 4 गोलार्ध, ये आपका 0 डिग्री गोल, यानी ये आपका 0 डिग्री जिसे आप GMT बोलते हो, ये आपका 0 डिग्री जिसे आप भूमध्य बोलते हो। ठीक, तो इसके ऊपर आपका होता है उत्तरी गोलार्ध, इसके नीचे होता है आपका दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, इसके इधर होता है पूर्वी गोलार्ध, इसके इधर होता है आपका पश्चिमी गोलार्ध। ठीक, पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है दोस्तों, तो पश्चिमी गोलार्ध, तो ये चारों में अब ये पूछ रहा है कि कौन सा महाद्वीप ऐसा है जो इन चारों में बटा हुआ है। तो ऐसा क्या है, आप लोग देखेंगे कि जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध आपका क्या है, सभी के अंतर्गत बटा हुआ। दक्षिणी गोलार्ध आपका इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसमें आपका सब में बटा हुआ है। जैसे एक फिगर बना लेते हैं दक्षिणी गोलार्ध का, अरे दक्षिण अफ्रीका का, ये यहीं पर आकर के 0 डिग्री काटती है, ये यहीं पर आपका 0 डिग्री कटा दें। ठीक है दोस्तों, यहीं पर आपका 0 डिग्री कटा नहीं है, यहीं पे दोनों एक दूसरे को काटती है। ठीक है, तो ये देखिए, ये वाला हिस्सा आपका किस में है? पश्चिमी में। ये वाला हिस्सा पूर्वी में। ठीक, और ये वाला हिस्सा आपका दक्षिणी में, और ये वाला हिस्सा आपका, ये पूरा हिस्सा आपका जो है ये उत्तरी में। ठीक,
तो ये हो गया, पूर्वी भी हो गया, दक्षिणी भी हो गया, उत्तरी भी हो गया, पश्चिमी भी हो गया। तो चारों में यही एकमात्र गोलार्ध है जो विस्तृत है। इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में बसंत ज्वार आते हैं? बसंत ज्वार की बात किया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कंडीशन में बसंत ज्वार की सिचुएशन बनती है? जब सूर्य पृथ्वी के निकट होता है, या जब चंद्रमा पृथ्वी व सूर्य एक साथ समकोण बनाते हैं, या जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी एक सीध में या एक रेखा में होते हैं, या इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा दोस्तों? इसको बड़े मनन के साथ, बड़े कॉन्सेप्ट के साथ, बड़े गुणवत्ता से प्रश्न ये बनाया गया है। इसको आप अपने दिमाग से इसको करने का प्रयास करें आप लोग। ठीक, तो इसका उत्तर होगा आपका, जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी क्या हो, ये सभी एक सीध में हो, वो कंडीशन क्या कहलाती है? ये बसंत ज्वार की कंडीशन कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न है आज के सेशन का। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है। क्या होती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है, क्योंकि यह क्षेत्र निम्न के आसपास होता है। क्या होता भैया? ये सामान्यतः गर्म होती है, किसके आसपास होती है? ये देखिएगा आप लोग। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये आपकी कर्क है, ये आपकी मकर है, ये आपकी विषुवत है। ठीक, तो इसी के आसपास, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा कंडीशन क्या होती है? ये पूरा कंडीशन ये पूरा क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय कहलाता है। उष्णकटिबंधीय कहलाता है। कई मिनट का हो गया? उष्णकटिबंधीय कहलाता है। ठीक, तो उष्णकटिबंधीय किसके? विषुवत रेखा के। देखिए विषुवत रेखा के अगल बगल है या आसपास है, तो इसका उत्तर आपका डी हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं आज के सेशन का। मौसम परिवर्तन होने का कारण निम्न में से क्या है? जो मौसम परिवर्तन होता है, मौसम यानी ऋतु परिवर्तन की बात कर रहा है, वो किसके कारण होता है? क्या पृथ्वी की परिक्रमण के कारण? जी हाँ, ये सही है। पृथ्वी की परिभ्रमण के कारण? नहीं, ये सही नहीं है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुकाव, या पृथ्वी के परिभ्रमण गति व अपने अक्ष पर झुकाव? नहीं, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? सी सही होगा। ये चक्कर भी लगा रहा है, नहीं परिभ्रमण भी कर रहा है और अपने अक्ष पर झुकाव भी कर रहा है। तो ये दोनों पॉइंट जो है ये सत्य होता है कि मौसम परिवर्तन के लिए चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं आज के सेशन का। निम्न में से सबसे पहले किसने यह कहा था कि पृथ्वी गोल है? पृथ्वी के गोल की बात सबसे पहले किसने कहा था? पृथ्वी गोल है, ये बात सबसे पहले किसने कहा था? क्या टालमी ने कहा था, कि गैलीलियो ने कहा था, कि अरस्तु ने कहा था, कि कोपरनिकस ने कहा था? तो इसका उत्तर दोस्तों आपका होगा सी। ठीक, क्या होगा? अरस्तु। अरस्तु ने सबसे पहले बताया। अरस्तु ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी गोल है। ठीक, तो उसका उत्तर सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। निकोलस कोपरनिकस ने निम्न में से किस विचार के लिए प्रसिद्ध है? निकोलस कोपरनिकस का सिद्धांत की बात कर रहा है कि कोपरनिकस ने कैसे, किससे संबंधित सिद्धांत दिया था? क्या दूरबीन के आविष्कार के लिए दिया था, या गुरुत्वाकर्षण के नियम के लिए दिया था, या ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना कि पृथ्वी, इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? देखिए यही दिया था कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी नहीं लगाती है। यही बात सत्य है।
ठीक, क्या है, यही बात सत्य है। ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। ठीक है, यानी न जो ग्रह हैं वह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते हैं, बल्कि ये ग्रह किसके चक्कर लगाते हैं, सूर्य के। यानी ये केंद्र में सूर्य है और ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये उत्तर आपका सी सही है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं आज के सेशन का। निम्न में से कौन सा जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है? जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है दोस्तों, ये पूछा है आपसे। क्या पृथ्वी का घूर्णन, अक्ष का झुकाव, यानी पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूर्णन करती है उनका झुकाव अक्ष पे, या पृथ्वी के कक्षा का अंडाकार मार्ग होना, या पृथ्वी सूर्य के उपसौर और अपसौर की स्थिति, यह केवल एक सही है, एक और दो दोनों सही है, एक और तीन सही है, या एक और तीन उपरोक्त सभी सही है? घूर्णन ये करती है, बिल्कुल सही है। अंडाकार मार्ग होता है, यह भी सही है। और पृथ्वी सूर्य से उपसौर और अपसौर की स्थिति, जैसे ही अंडाकार मार्ग होता है तो ये कंडीशन बन जाती है। तो ये तीनों सिचुएशन आपका जलवायु परिवर्तन के लिए सही है। उत्तर आपका क्या होगा, डी सही होगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका, 21 मार्च 23 सितंबर की दो स्थितियां क्यों महत्वपूर्ण है? मतलब 21 मार्च और 23 सितंबर को कौन सी स्थिति होती है जो महत्वपूर्ण है? इन दोनों स्थितियों में सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, ये बात बिल्कुल सही है। इन दोनों स्थितियों में दिन और रात सर्वत्र बराबर होते हैं, यह भी सही है। तीसरा ऑप्शन है कि 21 मार्च की स्थिति को बसंत विषुव कहा जाता है, यह भी सही है। 23 सितंबर की स्थिति को शरद विषुव कहा जाता है, यह भी सही है। इसका मतलब कि चारों सही है, यानी 1 2 3 4 ये आपका उत्तर डी सही होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर डी सही है कि क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन उसके अनुसार चारों ऑप्शन सत्य हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। पृथ्वी पर ज्वार 2 बार अपने में कितना समय लेता है? 2 बार आने में, पृथ्वी पर ज्वार जो है 2 बार आने में कितना समय लेता है? समय की बात है, यानी एक बार ज्वार आने में दिन में एक बार ज्वार आने में 12 घंटा 26 मिनट का समय लेती है। 12 घंटा 26 मिनट, ठीक। तो एक बार, तो 2 बार के लिए क्या हो जाएगा? 2 बार के लिए हो जाएगा 24 घंटा 26 दूना 52 मिनट, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, 26 घंटा 52 मिनट, ये आपका उत्तर सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आज के सेशन का 21वां क्वेश्चन। दीर्घ ज्वार कब आते हैं? दीर्घ ज्वार की बात कब आती है? देखिए जब पृथ्वी और चंद्रमा, सूर्य, ये तीनों एक सीध में जिस कंडीशन में होंगे, या और सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर एक साथ लगेगा, तभी क्या होगा, वहां पर ज्वार की कंडीशन उच्च होगी, यानी जल क्या होगा, ज़्यादा ऊंचाई तक उठेगा, यानी वो कंडीशन बनेगी। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में जब होंगे वही क्या होगा, उच्च ज्वार की कंडीशन बनेगी। जब चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य समकोण नहीं, ये वाला नहीं होगा, ये ऑप्शन होगी जब चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी तीनों क्या हो, तीनों एक सीध में हो, यानी उत्तर क्या होगा, केवल 2 सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है आज के सेशन का। विश्व में सर्वाधिक ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? विश्व में सर्वाधिक ऊंचा ज्वार कहाँ पर आता है? क्या इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में, या कनाडा के फंडी की खाड़ी में? यही उत्तर सही है दोस्तों। यहाँ पे कनाडा में फंडी की खाड़ी में सर्वाधिक आता है ऊंचा ज्वार, ठीक। और भारत में ओखा तट पर, ये भारत में सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक ऊंचा ज्वार आता है
कहाँ पे? गुजरात के ओखा तट पर। ठीक, गुजरात के ओखा तट पर। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, ज्वार का आर्थिक महत्व क्या है? नदियों को बड़े जलाशयों के लिए नौ संचालन योग्य बनाना, मतलब नदियों में बड़े जलयानों के लिए नौ संचालन योग्य बनाना, मतलब ये इसका ऑप्शन सही है, क्योंकि नदियों में जो अवसाद नदियों द्वारा लाया जाता है, मलबा जो लाया जाता है, उसमें जो नदी मुहाने पर जाकर के इकट्ठा होता है, तो जब ज्वार आता है तो अपने साथ उस मलबे को क्या करता है? बहा कर लेकर चला जाता है। ठीक, और दूसरी बात क्या है कि नौ संचालन उनको उठा करके क्या है, नदी में यानी ज्वार के साथ ही क्या है, वह वहाँ पर चली जाती हैं। फिर जल विद्युत, ये सही है, सत्य है। जल विद्युत उत्पादन हेतु ज्वारी ऊर्जा का प्रयोग, यह भी सत्य है। ज्वार व भाटा के कारण नदियों के मुहाने पर डेल्टा निर्माण में बाधा पहुंचती है। हाँ, बिल्कुल सही है। जब वही अवसाद वहाँ इकट्ठा नहीं हो पाते तो डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाता है, तो नौ संचालन क्या होता है? बड़ी आसानी से, सुगमता से हो पाता है। तो क्या होगा? ए बी सी तीनों। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा आपका तीनों होना चाहिए। इसका उत्तर क्या है दोस्तों? इसका उत्तर तीनों होना चाहिए, यानी ए बी सी तीनों सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सेकंड लास्ट है, सूर्य व चंद्रमा का पृथ्वी के सीध में होने के कारण क्यों दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है? यानी सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के सीध में होते हैं, तो कौन सा लॉजिक यहाँ काम करता है कि यहाँ पर दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है? तीनों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति एक साथ काम करना, सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति संयुक्त रूप से कार्य करना, ये सही है। आपका बी ऑप्शन सही है। 24 का बी ऑप्शन सही है। जब चंद्रमा और सूर्य इन दोनों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति एक साथ काम करती है तो समुद्री जल क्या होता है? काफ़ी ऊंचाई तक उठता है, जिसको दीर्घ ज्वार कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। लास्ट प्रश्न है आपका, एफेलियन की स्थिति कब पाई जाती है? एफेलियन की स्थिति कब पाई जाती है? जब सूर्य पृथ्वी के नज़दीक हो, या जब पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक दूर हो, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों, बताइए। एफेलियन का मतलब होता है, एफेलियन इसका मतलब होता है अपसौर। ठीक, और अपसौर की घटना कब होती है? 4 जुलाई। कब होती है दोस्तों? 4 जुलाई को होती है। तो यह क्या होती है? यहाँ पर अपसौर की स्थिति सर्वाधिक दूरी होती है, उत्तर इसका बी होगा। ठीक है, तो आज का सेशन ये कंप्लीट हो रहा है, लेकिन ये लाइन आप लोगों के लिए मोटिवेशन के लिए है। निश्चित रूप से आप जो कार्य कर रहे हैं, अगर आपको मोटिवेशन न मिले, क्योंकि डेली रिजल्ट तो आता नहीं, डेली रिजल्ट आपके सामने आता नहीं कि मैंने ये एग्ज़ाम दिया और रिजल्ट पॉजिटिव है, तो डेली तो होता नहीं, तो मोटिवेशन चाहिए। तो मोटिवेशन आपको एक दूसरे से प्रेरणा लेकर के और अच्छी लाइनें जहाँ से मिले उनसे प्रेरणा लेकर के आपको करना है। आप चंद लाइनें आप लोगों के लिए है। कोशिश करना छोड़ो मत, कोशिश करना छोड़ो मत, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार है आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। क्योंकि कोशिश करना छोड़ो मत, जो भी अवसर आप छोड़ दोगे उस अवसर का लाभ दूसरा व्यक्ति उठाने के लिए दोस्तों हमेशा तैयार है। इसलिए कभी भी कोशिश करना मत छोड़ो। कोशिश करना अगर छोड़ दोगे तो तुम्हारे बगल में बैठा, तुम्हारे पीछे बैठा हर व्यक्ति तुम्हारा अवसर का लाभ उठाने के लिए, तुम्हारे छोड़े गए अवसर का लाभ उठाने के लिए वो तत्पर है और वो लाभ लेकर के तुमसे आगे चला जाएगा। इसलिए दोस्तों, मित्रों, कभी भी आप अपने अवसर का लाभ कोशिश करना मत छोड़ो और जो अवसर है आपके सामने उसको लाभ उठाने से चूको मत। चलिए आज का सेशन यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।